तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज है ग्रुप डी का सेट नंबर 4 और आज हम लेके आए हैं 20 ऐसे ऐसे टॉप क्वेश्चन जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी 2025 का सेट नंबर 4। तो इस सेशन को देरी नहीं करते हुए चलते हैं आज के इस सेट का पहला प्रश्न। आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। चलिए, तो पहला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करती है। तो चला जी, हम बात करते हैं तो अब वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करता है। चाहे फिर दूध से दही का बनना, ये सब अपकेंद्रण है, अपकेंद्री बल से होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर। यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लगता है तो वेग भी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको याद रखने पड़ेगा, u बराबर होता है 2π/t। 2 बराबर क्या होता है 2πv, चूँकि ओमेगा बराबर 2πn होता है। ओमेगा बराबर मानते हैं ना 2πn होता है। यहाँ से n को हटाइएगा तो 2π/t हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेग की बात कर रहा है तो वेग में यहाँ आ जाता है r गुना हो जाता है, 2πr/t हो जाता है, समझे। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं, थर्ड नंबर। निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में एक एथलीट का त्वरण अधिकतम होगा। तो यहाँ पर त्वरण अधिकतम कब होगा, जब वह वृत्ताकार पथ होगा। कैसा पथ होगा, तो वृत्ताकार पथ होगा। तो वृत्ताकार पथ इसमें एक ही को है, डी ऑप्शन मार दीजिएगा, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर आपके स्क्रीन पर यह रहा क्वेश्चन। घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल होगी। तो घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल होती है π/30, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि कोई भी चीज़, चाहे रेल पटरी का है ना, चाहे मुड़ान हो जाएगा, जैसे सड़क मुड़ान रहता है ना, मुड़ान बनाया जाता है, चाहे रेल पटरी मुड़ान बनाया जाता है, चाहे झुका रहता है, ये सब किस लिए होता है, तो अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए। तो अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। ए में देखिएगा अपकेंद्रन है तो अपकेंद्रन नहीं होगा, अभिकेंद्री बल हो जाएगा। अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए होता है। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर। एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है, वृत्त पर चल रही है, तो ऑप्शन क्या है, इसका वेग स्थिर है, इसमें त्वरण नहीं है, इसमें अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण है। जी हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है तो इसके वेग में परिवर्तन से एक त्वरण उत्पन्न होता है, जो कि अभिलंब की, जो कि अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर अभिकेंद्रित त्वरण होता है, समझे। जब आप लोग सर्कुलर मोशन पढ़िएगा ना, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, रखिए गति वृत्तीय गति, तो उसमें दिया है कि इसमें एक अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण काम करता है कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी नंबर। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर। एक सरल लोलक के माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन में 0.4 सेकंड में पहुंच जाता है, तो इसका आवर्तकाल क्या है। तो इसका आवर्तकाल की हम बात करते हैं तो ये होता है, देखिए ऐसे अगर बनाते हैं, ठीक ठीक 0.4 सेकंड, ठीक। तो 0.4 सेकंड अगर छोड़ेंगे तो ये एक बार इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 बार हो जाएगा। तो 0.4 गुना 4 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1.6 सेकंड हो जाएगा। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी पर यदि सरल लोलक का आवर्तकाल टी हो तो चंद्रमा पर इसका मान क्या होगा। चला जी, चंद्रमा पर कोई भी होता है तो g/6 होता है। आवर्तकाल अगर निकालते हैं, t बराबर 2π√L/g,
ये पृथ्वी पर हो गया। इसको चंद्रमा की अगर बात करते हैं तो G/6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर लीजिएगा तो T बराबर 2 √L/G, तो इसको लिखिएगा रूट, इसको लिख सकते हैं T और 6 बचा रूट में, तो T/√6। ऑप्शन हो जाएगा सी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्क्षेप बल और भार बल कार्य करते हैं। तो उत्क्षेप बल और भार बल कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। किसमें? तो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए विपरीत दिशा है ना, तो मारिए फटाक से एकदम बी द राइट ऑप्शन। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर। किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बायोनेंसी फोर्स, माने बायोनेंट फोर्स, माने उत्क्षेप बल यानी उत्प्लान बल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए नंबर, ए नंबर। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। सापेक्ष घनत्व के बराबर है। तो सापेक्ष घनत्व बराबर क्या होता है? पेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व बराबर फार्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। पदार्थ बटा पानी हो जाएगा, पदार्थ बटा पानी, पदार्थ बटा पानी। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। उत्प्लावन बल का यहाँ पर कर दीजिएगा परिमाण। सॉरी 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 सॉरी, उत्प्लावन बल का यहाँ क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा, परिमाण। तो उत्प्लावन बल का परिणाम द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो पानी का घनत्व अधिकतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। और आयतन न्यूनतम की बात करेगा, आयतन, आयतन अगर न्यूनतम की बात करेगा तो आयतन न्यूनतम भी कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। समझ गए? चलिए तो 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक आदर्श तरल पदार्थ है। चला जी, तो ऐसे तो आदर्श कोई भी संभव नहीं है, आदर्श तरल पदार्थ संभव नहीं है। लेकिन अगर इसको काल्पनिक रूप से मान लिया गया है, तो काल्पनिक रूप से मान लिया गया तो इसको ऐसा बोला गया कि एक आदर्श तरल पदार्थ घर्षण रहित और असंपिंड होता है, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर। चलिए क्या कहता है। पहेली और बुझो ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और बुझो का तापमान 37 डिग्री से दर्ज किया गया है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग एक बात याद कीजिएगा, हम आप लोग को बताए थे कि शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी, या 37 डिग्री सी बोलिए या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए, दोनों बात सब बराबर है। तो चलिए जी, यहाँ बात हो जाएगा क्या? दोनों के शरीर का तापमान समान है, यानी कि सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होंगे। क्वथनांक और हिमांक, न कि हिमांक और क्वथनांक। यहाँ पर अगर ये ऑप्शन मारिएगा तो बोरा में चले जाइएगा, क्योंकि 0 डिग्री से हिमांक है। लेकिन यहाँ सबसे पहले बात करा क्वथनांक की, तो देख के मारिएगा, थोड़ा सोच समझ के मारिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 100 डिग्री सी तथा 0 डिग्री सी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखते हैं 17 नंबर सवाल। कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक होंगे, मतलब बराबर होंगे? तो ये होता है -40 डिग्री सी। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, हमको तो याद है इसलिए हम मार दिए, क्योंकि हमारा बनाया हुआ था, हम लोग बना के आते हैं। क्योंकि कोई भी अगर लेना है, क्लास लेना है, तो चला जी क्लास लेने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग कोई स्टूडेंट नहीं है, हम लोग भी एक प्रकार, भला टीचर नहीं है, सॉरी, हम लोग भी एक टीचर नहीं है, हम लोग भी एक स्टूडेंट है। तो कुछ ना कुछ हम लोग को सीखना पड़ता है। तो कुछ भी गलती हो तो थोड़ा देख लीजिएगा। तो आज के सेशन का 18 नंबर देखते हैं प्रश्न। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई भी तापमान होता है 4 डिग्री सी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
चलिए तो 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो पानी का हिमांक बिंदु बोलते हैं 0 डिग्री सी बोलिए, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए, या फिर 273 केल्विन बोलिए, सॉरी 273 केल्विन बोलिए, या 0 डिग्री आर बोलिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए तो इस सेशन का लास्ट सवाल एवं अंतिम प्रश्न है। तो देखते हैं, ऊष्मागति का 16वां नियम यह बताता है, इसका ऑप्शन इसमें है। चलिए पहले हम आपको बताते हैं। ऊष्मागति का 16वां नियम बोलता है, अगर ए का ताप बी के ताप के बराबर है, बी का ताप सी के ताप के बराबर है, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पड़ेगा डी नंबर। जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है, यानी डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग के? उम्मीद है हमें कि अच्छा लगा होगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय सभी को। ऐसे ही अपना कृपा बनाए रखिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाला ग्रुप डी के एग्ज़ाम को और बहुत सारे लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा और एग्ज़ाम को क्रैक करने में आसानी मिलेगी। क्योंकि हम बहुत ही तगड़े तगड़े और कठिन कठिन सवाल लेके आते हैं ढूंढ कर। चूँकि हमारा भी एक्सपीरियंस है चला जी 3 साल का। 3 साल से हम सिर्फ रेलवे की तैयारी किए हैं। तो रेलवे का कितना तक हमको औकात है वो हमको पता है, समझे? तो जय हिंद सभी को, बाय बाय।